आप सोचिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि लोग मजलिस को गाली देते हैं, असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाते। एक एक बात सच कह रहा हूं, अगर कोई इनकार करेगा तो वक्त बताओ, मैं आता हूं डॉक्यूमेंट्स लेके, तुम सामने नहीं बैठ पाओगे। मुझे गुस्सा इसलिए आता है, मुझे तकलीफ इसलिए होती है, मेरी जबान को लोग बोलते हैं बड़ा कड़वा बोलता। अरे कड़वा नहीं, सच्चाई को बयान कर रहा हूं। आज सब बोल रहे मौलाना आजाद ऐसे थे, मौलाना आजाद वैसे थे। मौलाना आजाद ने को कहा गया कि आप जाकर रामपुर में इलेक्शन लड़ो। मौलाना आजाद ने कहा मैं नहीं लड़ूंगा रामपुर में जाकर। तो लोगों ने कहा जाइए आप। उन्होंने कहा क्यों? वहां ज्यादा मुसलमान हैं, आप जीत जाएंगे। ये पहला इलेक्शन पार्लियामेंट का, हम 2024 में यही हाल है नहीं? ये बताओ मेरे को आप, यही हाल है, कुछ नहीं बदला। जहां पर मुस्लिम अकलियत की एम्पावरमेंट की बात आएगी, और उस जमाने के जो हमारे बड़े बड़े लोग थे, अल्लाह उनको उनकी मगफरत करे, वो लोग क्या बोलते थे? नहीं नहीं छोड़ो, सियासत छोड़ो, लीडरशिप की बात मत करो, हमारी तहजीब की हिफाजत होना चाहिए। आज मैं आपसे कह रहा हूं, तुम्हारी तहजीब की हिफाजत, तुम्हारे इबादत गाहों की हिफाजत, तुम्हारी शनाख्त की हिफाजत, तुम जिस तरह जिंदगी गुजारना चाह रहे हो उसकी हिफाजत, तुम्हारे औलाद का मुस्तकबिल, इसका ताल्लुक सियासी ताकत से है, सियासी नुमाइंदगी से है। अगर तुम्हारे पास सियासी ताकत नहीं होगी, तुम्हारे पास तुम्हारा कोई सियासी नुमाइंदा नहीं रहेगा, ना तुम्हारी तहजीब बचेगी, ना तुम्हारी इबादत गाहें बचेंगी, ना तुम्हारी शनाख्त बचेगी। ये उस वक्त की बात कर रहा हूं मैं आपको, 1947 की बात कर रहा हूं। मौलाना आजाद क्या लेकर गए इस दुनिया से? बताओ, जो लोग आज मुझे गाली देते, ये बात सच है या नहीं है? बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। लोग बोलते नहीं नहीं, मुस्लिम अकलियत अगर पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाएगी तो देश के हित में नहीं है। अरे जालिमों, देश के हित में है मुस्लिम लीडरशिप। हर समुदाय का लीडरशिप होगा, मराठाओं का होगा, दंगरों का होगा, सब समाज का होगा, मराठाओं का होगा। मगर जब मुस्लिम एम्पावरमेंट की बात आ गई, नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि तुम हमेशा सरेंडर कर जाओ, सरेंडर कर जाओ, सबमिशन जो बोलते अंग्रेजी में। मेरे भाई, सरेंडर और सबमिशन से काम नहीं होता, आपको एक एजेंसी की जरूरत है, और वो एजेंसी का रूप आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निभा रही है पूरे भारत की जमहूरियत में। इसीलिए नफरत करते हैं, इसीलिए पसंद नहीं करते। अरे वो आजाद के बारे में तुमने क्या किया, जिसको नेहरू बोलते थे ये हमारे अमीर कारवान है, और उसी अमीर कारवान को कांग्रेस की सदारत से हटा दिए। अमीर कारवान बोलते थे जवाहरलाल नेहरू। उस जमाने में किसी की हिम्मत नहीं थी, मगर आजाद से ये कर दिए। अब मोदी का जमाना है, ये वो वजीर आजम है, और भी ऐसे दुम छल्ले हैं जो बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो जाएगा, फिक्र की कोई बात नहीं। याद रखो, जो 70 साल पहले गलती हमारे बुजुर्गों ने की थी, अगर वो सियासी लीडरशिप को बना देते तो आज हमको आरक्षण भी मिलता, आज हमारी सियासी क़यादत भी होती, हम जेलों में नहीं बाहर होते। आज हमारे नौजवान जेलों में सड़ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये पैगाम मैं आपको आज देना चाह रहा था, मौलाना आजाद की यौम पैदाइश को सामने रखकर। मौलाना आजाद की बहुत सी बातें हैं, जब किसी और वक्त में इंशाअल्लाह बोलूंगा मैं, मगर इतना तो बोलूंगा कि सियासी लीडरशिप को बनाओ। मौलाना आजाद को लोग मजबूर कर दिए थे। सरजमीन दक्कन पर पुलिस एक्शन हुआ। पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट है, नेहरू लाइब्रेरी में जाकर पढ़िए। सुंदरलाल ने लिखा कि हैदराबाद में जो पुलिस एक्शन हुआ तो 40,000 से ज्यादा लोगों का कत्लेआम हुआ, और यही कांग्रेस पार्टी ने मौलाना आजाद को मजबूर कर दिया बोलने के लिए, हाँ ये तो एक्शन का रिएक्शन है। आपको मालूम, कभी आपने पढ़ा कि 1950 और 60 के दहे में 8 लाख बंगाली मुसलमानों को भारत से निकालकर फेंक दिया गया था?
तुमने पढ़ा कहीं पर? तुमको कोई नहीं बोलेंगे, मैं बता रहा हूं। कब हुआ था ये? श्रीनगर में हजरत बल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक का एक वहां पर एक हादसा हो गया था। पूरे मुल्क में तूफान उठा तो 8 लाख को बाहर कर दिया गया। किसने निकाल दिया था आसाम से? जाओ डिटेंशन सेंटर में डालो इनको। बाद में नेहरू को वापस लेना पड़ा। अरे तारीख हम पढ़ते हैं। अगर हमारी जबान कड़वी है तो तुम्हारे जुल्म की वजह से है। अगर हम कहते हैं कि आपकी सियासी लीडरशिप होना इसलिए कि हमारे बुजुर्गों को नुकसान पहुंचा, आज अगर फैयाज जीतेगा इंशाअल्लाह ताला तो वो आज के लिए नहीं है, इन मासूम बच्चों के मुस्तकबिल अच्छा होगा। जो तकालीफ हम और फैयाज साहब और हमारे बुजुर्ग उठाए, कम से कम ये आने वाला जनरेशन, ये नस्ल उस तकालीफ को नहीं उठाएगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप सदमन गुजारिश है, अब आप जानते हैं कि हर पार्टी बोल रही है कि हम इतना दे देंगे, लाडली में उतना दे देंगे, हम फुला कर देंगे। ऐसा बोल रहे हैं जैसे अब्बा की दौलत लुटा रहे हैं बाहर आवाम पर, महाराष्ट्र की। अबे तुम्हारे बाप की औलाद नहीं है, तुम्हारे बाप की दौलत नहीं है ये। कोई जहेज में नहीं आया ये दौलत बांटने के लिए। कोई बोलता मैं ये कर दूंगा। आपको मालूम महाराष्ट्र में अभी कर्जा कितना है? महाराष्ट्र सरकार का कर्जा 5,32,000 करोड़ रुपये। 2019 में 3,35,000 था, वो बढ़ के माशाल्लाह शिंदे बोले हाँ मेरा क्या है छोड़ना, ले 5,32,000 करोड़ रुपये। अभी 2030 के आने तक महाराष्ट्र सरकार को उस कर्जे का 2,75,000 अदा करना है। तो ये लोग क्या करते हैं, अब 2,75,000 अदा करना है, मार्केट से 80,000 करोड़ उठाते, उसमें से आधा पैसा कर्जे में देते, आधा पैसा बोलते ले लूटो, खाजा का लंगर है लेके जाओ। मगर नुकसान किसका हो रहा है? गरीबों का हो रहा है, गरीबों का हो रहा है। कहां जा रहे पैसे आपको मालूम? किधर जा रहे पैसे आपको मालूम? गरीब को मिलता ही नहीं, नेताओं के जेब में पैसे चले जाते। 1-2 का 4 करते, दिखाते 20, 8 इनके पास, एक 6-7 दिखाने को फोटो गरीबों को मिलता। फिर आप जानते हैं कि मुंबई लोकल जो चलती है आपके पास, हाई कोर्ट का ऑर्डर मैं पढ़ा हूं। बैठ जाओ भाई, ये ब्लू शर्ट बैठो, भड़काओ भाषण हो रहा है, बैठो, डिस्टर्ब मत करो हमारे वोटर को। हमारा वोटर पूरी तवज्जो से सुन रहा भी बात को। मुंबई लोकल में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि हमको शर्मिंदगी है कि इसमें सफर करने वालों को कैटल की तरह, जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है। 2023 में मुंबई लोकल पर 2,590 लोगों की मौत हुई है। मुंबई लोकल में 2,590 लोगों की मौत हुई है, 2,451 लोगों जख्मी हुए हैं। ये डबल इंजन की सरकार कैसे है कि 2,590 मर गए शिंदे, 2,590 लोग मर गए फडणवीस, तुम्हारा डबल इंजन और 2,500 लोग मर रहे हैं। तुम क्या मारने के लिए इंजन हो या बचाने के लिए हो? हमको बताओ। फिर आप देखिए, आपके मुंबई की बस बेस्ट सर्विस है, 35 लाख गरीब लोग बेस्ट सर्विस को इस्तेमाल करते, 1,000 बसेस हैं। ये डबल इंजन क्या करना चाह रहे हैं कि आइंदा साल तक, आज बेस्ट के पास 1,000 बसेस हैं जो गरीब इस्तेमाल करता है, 2025 तक शिंदे और फडणवीस बोल रहे हैं जरूरत ही नहीं है, खाली 220 बस रखेंगे। किसका नुकसान होगा इसमें? उस बस में कितना देर इंतजार करना पड़ता गरीबों को बस आने के लिए। ये आपके बुनियादी मसले मसाइल हैं। ये प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं बेस्ट सर्विस को। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मुद्दे हैं। अगर दोबारा ये सरकारें आएंगी, याद रखिए मुंबई में कोई जमीन खाली नहीं रहेगी।
बोलेंगे ये तू ले ले, ये तू ले ले, तू माल बना ले, तू ये बना ले। माल के नाम पर माल जमा कर रहे हैं। और याद रखिए, मुझे तो खौफ है, इतनी बड़ी जमीन खाली कैसे है। यहां पर आकर देख लिए होंगे, क्योंकि मोदी ये बोलते हैं कि मैं घर से ड्रोन भिजाकर देखता हूं हर चीज को। तो जाहिर है मोदी ड्रोन में देखे होंगे, ओ दारुल फैज, इतनी बिल्डिंगें, इतनी जमीन खाली है, मेरे दोस्त को मिलना चाहिए। आज जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं बीजेपी शिंदे वाले, अरे 1,80,000 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट गुजरात चले गए, फॉक्सकॉन का और टाटा एयरबस का। इन लोगों को शर्म नहीं आती कि यहां पर महाराष्ट्र में आएंगे। महाराष्ट्र अगर ताकतवर रहेगा, मुंबई भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है, अगर वो ताकतवर रहेगा तो देश ताकतवर रहेगा। मगर बीजेपी के लोग बोलते नहीं नहीं नहीं, यहां से जो भी है निकालो, बाहर लेकर जाओ। और कर क्या रहे हैं? चोरी कर रहे हैं। ये मेरा एमएलए, ये तेरा एमएलए। ऐसा लग रहा है कि एमएलएओं का हर्राज हो रहा है महाराष्ट्र में, कि बोल तेरी कितनी कीमत है, उन्हें बोलता मेरी कीमत है, आजा ले ले आजा। फिर वोट डालने वालों की अहमियत क्या रही बताओ आप? आपने पिछले बार मंजलिस के, मैं बाइकुल्ला के वोटर से मुखातिब हूं, अभी आपने एमआईएम को वोट नहीं दिया, आपने किसी और को अपना वोट दिया। हम आप उस फैसले को मानते हैं, मगर जिस पार्टी को आपने वोट दिया वो दूसरी पार्टी में जाकर बैठ गए, तो बताओ तुम्हारा वोट की अहमियत क्या रही फिर? और क्या गारंटी है कभी कोई आ रहा है तो दूसरी पार्टी ना जम कर ले? ये तो ऐसा हो गया कि सुबह में एक रंग का शर्ट पहनेंगे, शाम में दूसरे रंग का पैंट पहन के निकलेंगे घर से अपने। तो मेरी आप सदैवन गुजारिश है कि मेरी इन बातों पर आप गौर करिए। यहां से आपको अपने नुमाइंदों को कामयाब करना है। और